गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्राइडे है, वीक का आखिरी दिन है और गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 65 पॉइंट्स माइनस दिखा रही है। कल जो मार्केट बंद हुआ आपको सबको पता है 25145 पे बंद हुआ। अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मार्केट खुलता तो 25090 पे खुल सकता है। मार्केट में कल जो वीकनेस आई थी वो रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आई थी। जैसे ही उसका बोनस डिक्लेयर हुआ उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है। CDSL में जब बोनस आया था तो वो 500 रुपये चला था। रिलायंस में बोनस आया तो रिलायंस 90 रुपीज़ वहाँ से गिर गया। ये समझ में नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस 3000 के लेवल पर डेफिनेटली बाय बनता है और इसमें 200-250 रुपये आराम से ये चल जाएगा। पर हाँ, रिलायंस में थोड़ा पेशेंस चाहिए। रिलायंस का चाल रोज का 25-30-40 रुपये का होता है, उसमें 100-200 रुपये के चाल नहीं होते जैसे बहुत सारे स्टॉक्स में होता है। तो रिलायंस को डेफिनेटली 2990 के लिए पे ख़रीदना चाहिए। रिलायंस आने वाले 2-3 महीने में आराम से 3245 दिखा देगा। रिलायंस जैसी कंपनी इस प्राइस पे अंडर वैल्यू स्टॉक है, मेरे हिसाब से काफ़ी अंडर वैल्यू स्टॉक है। और रिलायंस के अंदर इक्विटी कैपिटल जो ऑथराइज इक्विटी कैपिटल है वो भी उन्होंने 15,000 करोड़ से बढ़ा के 50,000 करोड़ करने का फैसला किया है। वो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसकी वजह से रिलायंस को आने वाले समय में कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में, मार्केट से पैसा उठाने में हेल्प मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है जो 35,000 करोड़ उन्होंने कैपिटल बढ़ाने का फैसला किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो यही है कि आने वाले समय में वो शायद कोई और इशू FPO ला सकते हैं या कुछ इसी तरह का कोई न्यूज़ आ सकता है, उसकी वजह से इन्होंने किया है। अभी तक कहीं से कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये जनरली इसलिए किया जाता है कि कंपनी को मार्केट से फंड रेज करना होता है। तो ये सब कंपनी, मेरे को लगता है आने वाले समय में जो उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको मीट करने के लिए ये किया गया है। इन्फोसिस 1900 से बाउंस करके कल 1933 पे क्लोज हुआ है। वापस एक बार वो 1975 की तरफ जाना चाहिए। 1975 पे वो शायद रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और वापस एक बार 1945 की तरफ आ सकता है। ये मुझे नहीं पता कि 1975 पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वो नीचे आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी भी दिन वो 1975 के ऊपर क्लोज कर देता है तो उसका अगला लेवल करीब 2000 इमीडिएट हो जाता है। वैसे मेरा उसका टारगेट 2145 का इंटैक्ट है और वो रहने वाला है। इन्फोसिस आराम से 2145 आ जाएगा। इस तरह का जब बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छा करेक्शन दिखाया कई जगह पे, इन्फोसिस बिल्कुल गिरा नहीं है। 30-40 रुपये की गिरावट कोई उसके लिए खास गिरावट नहीं, क्योंकि वो 1500 रुपये से लगातार चल रहा है। 400 से 500 रुपये वो चल सका है, तो बहुत ही बढ़िया रैली दी है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। कभी भी जब मार्केट अगर ख़राब होता है ना, मैंने 25 साल में देखा कि इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जो हमेशा दूसरे स्टॉक्स के मुकाबले काफ़ी कम गिरता है। ये बहुत फैंटास्टिक कंपनी, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। मुझे IT में इससे अच्छी कंपनी कोई नहीं लगती। बहुत सारी कंपनियाँ हैं, LTI माइंट्री है, परसिस्टेंट है, कोफोज है, वो इनसे ज़्यादा चलती है। हर रोज़ वो 100-200 रुपये का चाल करता है, प्लस माइनस का कर सकता है, लेकिन इन्फोसिस 30-40 रुपये कम ज़्यादा करता है और बहुत ही कंसिस्टेंट कंपनी है, कंसिस्टेंट प्राइसिंग है। इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें डर नहीं लगता है। काफ़ी पॉजिटिव आपको इसमें हमेशा, मैंने कभी इन्फोसिस में किसी को पैसा तोड़ते हुए नहीं देखा। अगर आप इन्फोसिस में लॉन्ग टर्म के लिए बने हो तो इन्फोसिस में हमेशा पैसा बना है। इसके अलावा जो मुझे रैली दिखाई दे रही है इस साल, जो इस फाइनेंशियल ईयर में जो रैली मुझे लग रही है वो फार्मा की रैली दिखाई दे रही है। समाओ कहीं से कोई इस तरह का, कहीं पे कोई लोग बात तो नहीं करते हैं, लेकिन मुझे जिस तरह से फार्मा स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है ये साल फार्मा का हो सकता है। फार्मा ने पिछले 10 सालों में अंडर परफॉर्म किया है। बहुत लंबे समय बाद फार्मा में रैली आई है। तो इसमें जो भी अच्छे कंपनीज़ है, चाहे वो अल्केम लैब हो, चाहे वो ल्यूपिन हो, अजंता फार्मा हो, ग्लेक्सो हो, इवन वोकार्ट भी एक अच्छी कंपनी है। तो इसमें जो भी टॉप 3 कंपनीज़ है वो आप खरीदिए और थोड़े समय के लिए बने रहेंगे। मेरे को लगता है बहुत अच्छा रिटर्न इसमें मिल जाना चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजिकल 12,500 के नीचे क्लोज हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर उसमें बाइंग करनी है तो 12,145 पे बाइंग बनती है। अगर वो 12,500 के ऊपर क्लोज होता तो उसमें बाय बनती थी, लेकिन अब इसमें फ़िलहाल मेरे को बाय दिखाई नहीं दे रही है। 12,145 पे होनी चाहिए। जोमेटो भी कल 260 पे वापस रेजिस्टेंस फेस किया है समाओ और 255 पे क्लोज हुआ है।
उसको 260 के ऊपर कल क्लोज होना चाहिए था, नहीं हुआ है। इसका सीधा सा वापस मतलब है कि वापस वो एक बार 250 की तरफ आ सकता है और 245 भी आ सकता है। तो 245 पे वापस वो बाय बनता है। इन शॉर्ट आज ऐसा है कि मुझे कहीं से कोई ऐसा खास दिखाई नहीं दे रहा है जिसके अंदर आप बाय करके पैसा बना सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि आज है ना, आराम से बैठना चाहिए और मॉर्निंग में तो डेफिनेटली कोई ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये बात है कि अगर निफ्टी कहीं पे 25045 आ जाता है तो निफ्टी में बाय बनता है, और अगर आपको 25145 मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और किसी भी वजह से निफ्टी अगर 25,000 के नीचे क्लोज हो जाता है तो उसमें से एग्जिट कर लीजिए। इसमें 40-50 पॉइंट खोने के लिए, 100 पॉइंट बनाने के लिए, तो जो आपको ठीक लगे। मैं आज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ, एक स्टॉक जो मुझे चलता हुआ दिखाई देता है, वो आने वाले कुछ समय में 2-5 दिन 10 दिन में चल सकता है, वो है इंडिगो। इंडिगो आप खरीद सकते हैं और थोड़े समय के लिए बने रह सकते हैं। इंडिगो 5,000 रुपया दिखा देगा। इंडिगो में वीकनेस नहीं लग रही, इंडिगो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और एल्केम लैब मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एल्केम लैब 6245 पे अगर आप खरीदोगे तो वापस 6345 दिखाना चाहिए। इसके अलावा ल्यूपिन 2290 है। ल्यूपिन 2275 पे अगर आप खरीदेंगे तो ल्यूपिन का टारगेट 2345 है। तो मुझे जो डिफेंसिव स्टॉक्स है, मैं डिफेंस नहीं बोल रहा हूँ, मैं डिफेंसिव स्टॉक्स बोल रहा हूँ। डिफेंसिव स्टॉक्स है वो मुझे अच्छे लग रहे हैं। जो ये सब डिफेंसिव स्टॉक्स ही होते हैं, चाहे वो फार्मा हो चाहे वो आईटी हो। तो इन्फोसिस में डेफिनेटली बाय बनता है। इन्फोसिस अगर 1933 पे बंद हुआ है, 1945 पे खुलता है तो बाय नहीं करना है। अगर वो वापस वहाँ से 15-20 रुपये जब भी टूटता है वहाँ पे बाय बनता है वापस 1945 के लिए, क्योंकि अगर इन्फोसिस 1945 खुल जाता है तो फिलहाल आज के लिए उसमें कुछ बचता नहीं है, तो वहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। एक बार नीचे आ जाए तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। और अगर किसी ने 1900 पे बाय किया तो उसमें बने रहना चाहिए, चाहे वो 1945 से 10-20 रुपया करेक्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, वापस 1945 वो क्रॉस कर जाएगा। आज गोल्डमैन सैक्स ने वोडाफोन आइडिया पे एक बहुत ही बेहुदा रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उन्होंने उसका टारगेट ₹2.50 कुछ दिया है। अगर गोल्डमैन सैक्स तुमको इतना आता है ना, तो जब लेमन ब्रदर्स 2008 में क्राइसिस आया था ना, तुमने सबसे ज़्यादा पैसा डुबोने वाले कंपनी में से एक तुम्हारा नाम था। तुम इतने ही इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत हार्वर्ड से पढ़े हुए हो, पता नहीं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तुम लोग पढ़ते हो और आते हो, तो तुमको समझ में नहीं आता है कि मंदी में हम बाहर निकल जाए। उस समय सबसे ज़्यादा पैसा डुबोने वाले तुम अमेरिका वाले ही थे, जिनका पैसा डूबा था। भारत उस समय भी खड़ा था, भारत की कंपनियाँ उस समय खड़ी थी। तो अपनी बकवास बंद कीजिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इन कंपनीज़ के अगेंस्ट में, इन ब्रोकिंग हाउसेस के अगेंस्ट में सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है। आज इन्वेस्टर्स का कितना नुकसान होता है यार। तुमको क्या पड़ी है, तुम बकवास क्यों कर रहे हो। कोई जो स्टॉक इस वक्त 15 रुपये चलता है, तुम ₹2.5 का टारगेट देते हो, तुम्हारा तो कुछ जाने वाला नहीं। रिटेल इन्वेस्टर बेचारा मर जाएगा उसके अंदर। अगर वो 1-1.5 रुपया भी टूट गया, तुम्हारे को डेफिनेटली स्ट्रिक्ट कार्रवाई तुम लोगों के ऊपर होनी चाहिए। तुम अमेरिका में इस सब चीज़ें करके बताओ ना, तुमको पता चलेगा कि क्या होता है तुम्हारे साथ में। एक्चुअली इसको इनडायरेक्टली इम्प्लाइड ये इनसाइडर ट्रेडिंग का एक तरीका है, जिसमें जानबूझ के इस तरह की बहुत ही स्टूपिड रिपोर्ट लोग निकालते हैं और बाजार में उस चीज़ को गिराते हैं, और गिराने से रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान होता है। तुम लोगों को पेनलाइज करना चाहिए, तुम जैसे लोगों का काम बंद कर देना चाहिए, या तुम्हारी रिपोर्ट्स को बंद कर देना चाहिए। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम अपने आप को बोलते हो हम हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, तो अपने आप को बोलते हैं हम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो भी MIT जितने भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट है, तुम वहाँ से पढ़े हो। अरे तुम हमारे यहाँ के किसी गांव के स्कूल में पढ़ लोगे, उससे ज़्यादा सीख जाओगे। वो ज़्यादा इकोनॉमिक्स सिखा देंगे तुमको, ज़्यादा मैथमेटिक्स सिखा देंगे। किसी को थोड़ी 4 लाइन अंग्रेजी की आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको सब कुछ आता है। तुमसे हम बहुत ज़्यादा होशियार है। अगर तुम होशियार होते ना, तो तुम्हारे यहाँ इतनी जो मंदियाँ आती ना, उसमें तुम टिक पाते। ठीक है, तो वहाँ पे कॉलैप्स हो गए थे। सिटी बैंक कॉलैप्स हो गया था, और सिटी बैंक को अगर वापस किसी ने ऊपर उठाया तो वो एक इंडियन था। तो डेफिनेटली तुम्हारे अंदर वो दिमाग ही नहीं है जो हम इंडियंस के अंदर है। इसलिए तुम लोग अगर चुप रहोगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत ही बेहुदा रिपोर्ट है, और मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। और भारत सरकार को और सेबी को इन लोगों के अगेंस्ट में डेफिनेटली कार्रवाई करनी चाहिए। तो आज के लिए यही है। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें, और बने रहिए मेरे साथ में। मैं आपसे वापस मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय, नमस्ते।